बोल कलंदर बोल कलंदर, जीत रहा है जीत रहा है जीत रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं फ़खर आसिफ बाजवा और वेलकम कर रहा हूँ एक स्पेशल एपिसोड पे कि आज हमने दावत दी है लाहौर कलंदर्स, जो कि पाकिस्तान सुपर लीग की एक मकबूल तरीन एक फ्रेंचाइज है। पूरी दुनिया में उसके फैंस के हवाले से काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। उस टीम के COO और टीम मैनेजर लाहौर कलंदर्स समीन राना साहब को हमने आज अपने शो में दावत दी है। काफ़ी ज़्यादा बातचीत होगी उनसे। PSL 6 जो अभी सीजन शुरू होने जा रहा है उसके हवाले से, जो ड्राफ्ट हुआ उसके हवाले से, आमतौर पर जो क्या रूटीन चल रही है आजकल, तमाम डिस्कशन आपके साथ की जाएगी। समीर राणा साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम फखर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। जी बहुत शुक्रिया। जी जी तमाम बिल्कुल फैंस के आप। लिए लाहौर कलंदर्स का यही मशहूर है। लाहौर कलंदर्स ऐसी फ्रेंचाइज है जो कि फैंस को बहुत ज्यादा अहमियत देती है। हम पूरी दुनिया में ये देखने को नहीं मिलता कि कोई फ्रेंचाइज या क्लब अपने फैंस को इतनी ज्यादा अहमियत देता हो जितना लाहौर कलंदर्स को देता है। और यही नतीजा है कि हम 4 साल लास्ट आकर भी हमारे फैंस लाहौर कलंदर्स के इतने पैशनेट हैं कि जब भी लाहौर कलंदर्स टीम ने पुकारा हमने आगे से हाँ ही की, ना बिल्कुल भी नहीं की। ये आप लोगों का प्यार है और फिर हम उसका फिर रिजल्ट भी आप लोगों को देते हैं। नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हो। ये मेरा ख्याल में आप जो लाहौर कलंदर्स के फैन हैं, आप हैं या आप जैसे बाकी सारे लोग हैं, वो ये डिजर्व करते हैं कि आप उनको, क्योंकि वो स्पेशल है। और स्पेशल इसलिए हैं कि उनसे ज्यादा पैशनेट और उनसे ज्यादा लॉयल फैन मैंने तो कम से कम नहीं देखा। तो ये हमारा फर्ज बनता है कि आप लोगों को ना सिर्फ रिगार्ड करें, ऑनर करें, बल्कि वी आर वेरी प्राउड टू हैव फैंस लाइक यू। जी बिल्कुल। समीरा सर, फैंस की डिमांड एक थी, पिछले साल भी फवाद राना साहब किधर गायब हैं। फवाद राना साहब पहले PSL 5 के कुछ सीजन में नहीं आए, फिर प्लेऑफ जब हुए उसमें हमें नजर आए, काफी ज्यादा फैंस पुरजोश थे। ऑलमोस्ट 50% फैन बेस जो कही जाए लाहौर कलंदर्स की, वो फवाद राना साहब की वजह से शुरू हुई थी। इस साल भी हमें वो अभी तक नजर नहीं आए। क्या हमें आने वाले मैचेस में नजर आ सकेंगे या नहीं, हम मिस कर देंगे? देखिए अभी तो कोविड की वजह से बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जिसकी वजह से आपको पता है ट्रैवल्स, अभी आप देखें टूर्नामेंट भी शुरू नहीं हो सका। जी अभी स्केड्यूल भी नहीं बन सका, तो ये फ्लाइट्स के चैलेंजेस हैं। तो मेरा ख्याल है उनके लिए मुश्किल होगा इस दफा आना। बट यह है कि फवाद भाई जो है वो वेरी मच पार्ट ऑफ अस, और इंशाल्लाह जब भी हालात बेहतर होंगे यू विल सी देम। बिल्कुल। इसी पे फैंस के वाले से ऐड करूँ, कंफ्यूजन हो जाती हैं। अभी रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट भी जब हुआ तो आपने शकीबुल हसन को पिक किया आंड्रे रसल को छोड़कर। तो हमें क्योंकि इनसाइड न्यूज़ थोड़ी बहुत आइडिया थी, हमने उन्हें काफ़ी ज़्यादा उनको बताया कि आंड्रे रसल अवेलेबल नहीं थे उतने मैचेस के लिए जितने शकीबुल हसन अवेलेबल थे। और हमने फिर क्विक इन्फो पे एक आर्टिकल भी आया था, उसमें भी ये लिखा हुआ था कि रसल जो है वो लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल है, शकीबुल हसन ज़्यादा टाइम के लिए अवेलेबल है। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी इस प्लेटफॉर्म से क्लियर कर दें ये बात कि उस टाइम पर रसल कम अवेलेबल थे, इसलिए हमने शकीबुल हसन को पिक किया था। ये काफी ज्यादा कंफ्यूजन अभी भी फैंस के दिलों में मौजूद नहीं नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, एंड आई एम ग्लैड कि आपने ये सवाल पूछा है। ऑब्वियसली हमारी पहली पिक थी रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में, और बड़ा टेम्पटिंग। एंड्रे रसल का कौन फैन नहीं है? मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ, हम सब फैन हैं। और ऑब्वियसली जो उनकी स्किल्स हैं, और फिर डेविड वीजा नहीं है हमारे पास, सो एक दिन में आता है वो ग्रेट, दिस इज अ लाइक फॉर लाइक कॉम्बिनेशन, वो रिप्लेसमेंट मिल गया। हमें भी यही लग रहा था, हम भी यही सोच रहे थे कि यार पहली बारी रसल को ले लेते हैं। फिर हम देखते थे कि अच्छा, उसके साथ साथ हमारे पास लेफ्ट आर्म स्पिनर भी कोई नहीं है, क्योंकि है। समित भी नहीं आ रहे। अब हमें, हमारा चैलेंज ये बन रहा था कि पहली पिक में हम दो तो पिक नहीं कर सकते थे, एक को पिक करना। फिर सेकंड स्टेज आती है, फिर हम कहते हैं कि देखते हैं कि अच्छा, जिन कंडीशंस में हमने खेलना है वहां पे हमारी टीम के लिए क्रिटिकल फैक्टर कौन है। हमारे पास लेफ्ट आर्म स्पिनर की बिल्कुल ही गैप बन रहा था। और दूसरा, अवेलेबिलिटी की जो आपने बात की, राशिद जो थे वो पूरी टूर्नामेंट के लिए अवेलेबल थे, शकीबुल, अनफॉर्चुनेटली वो पूरे के लिए गायब हो गए। शकीबुल हसन और जो एंड्रे रसल ये थे अनफॉर्चुनेटली उनका। हुआ, ये फॉर्चुनेटली हुआ ये, क्योंकि अगर हमने रसल उठाए होते तो हम फिर राशिद को वापस ना बुला सकते, क्योंकि हमने शकीब उठाए देखिए हुए जो थे, वो अल्लाह करता अनअवेलेबल है। हो गए और फिर राशिद वापस आ गए। बिल्कुल सही कहा है आपने। जो जो जब आपकी नीयत साफ होती है तो अल्लाह आपकी मदद करता है। तो फिर एक तो वो अवेलेबिलिटी, वो उन्होंने साउथ अफ्रीका की सीरीज थी और इस पे काफी होमवर्क हुआ। हमने अपने साउथ अफ्रीका में जो फ्रेंड्स हैं उनको भी रीच आउट किया, ये कंफर्म करने के लिए कि सीरीज के होने के चांसेस कितने हैं, उसकी डेट्स क्या हो सकती हैं। तो एंड्रे वाज अवेलेबल अप टिल प्रॉब्ली 15 जून। और जब आपका सेमीफाइनल प्लेऑफ्स होता और आपका की प्लेयर ना होता तो ये मुश्किल बात हो जाता टीम के लिए ना। और एक जो सबसे बड़ा फैक्टर और भी देखना पड़ता है वो होता है वर्कलोड मैनेजमेंट। अब उस वक्त IPL हो रहा था जब हम ड्राफ्ट कर रहे थे, उस वक्त कैंसिल नहीं हुआ हुआ था। और वो
केकेआर का हर मैच खेल रहे थे और वो ऑलराउंडर है और 40+ टेम्परेचर में वो मैचेस हो रहे हैं। तो आपको ये भी एंटिसिपेट करना पड़ता है कि जब ये पूरा टूर्नामेंट हो जाएगा, ये 50-60 मैचेस हो जाएंगे, इन्होंने 10-15 मैचेस खेले होंगे, तो उनकी बॉडी एज एन ऑलराउंडर कितनी रेडी होगी इस सारी ग्राइंडिंग के बाद। मेरा शाकिब को तो वो इन एंड आउट कर रहे थे। तो ये कुछ चीजें होती है जब आप दिमाग में रखते हैं, और इमोशनली अगर आप डिसीजन करें, एंड्रे रसल कोई क्वेश्चन ही नहीं है उसमें। बिल्कुल। और थोड़ा सा ये गाइड कर देंगे, शकीबुल हसन की जो ढाका प्रीमियर लीग बीच में आई, वो पहले से उनकी शेड्यूल थी या ड्राफ्ट के बाद वो शेड्यूल हुई? क्योंकि अगर उनको पता था कि हमारी ढाका प्रीमियर लीग होनी है, तो उन्होंने क्यों अपना नाम ड्राफ्ट में दिया? पहले हमारे साथ सिमंस के केस में भी ये ऑलरेडी हो चुका है कि हमने उनको पिक किया था, और बिल्कुल पीएसएल शुरू होने से 5-10 दिन पहले उन्होंने मना कर दिया कि मैं अपनी पर्सनल रीजन की बुनियाद पर नहीं आ सकता। तो कितना इफेक्ट ये भी पड़ता है टीम पर कि आप एक प्लेयर पिक किया था, आप अपने कॉम्बिनेशन से एक पिक हो जाती है, फिर आप रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट या मेन ड्राफ्ट भी उस हवाले से बाकी करते हैं कि ये हमारी स्लॉट पक्की हो गई है, हम अपने बाकी स्लॉट्स को पूरा करना है। कितना इफेक्ट पड़ता है ये टीम पर? और ढाका प्रीमियर लीग का शेड्यूल पहले अनाउंस था या नहीं था, ये बता। देखिए, शाकिब से हमने ऑब्वियसली पूछा था कि वो अवेलेबल है, अदरवाइज हम अपनी पहली पिक कभी भी उन पे जाया ना करते। उन्होंने हमें एश्योरेंस दी थी कि वो फुली अवेलेबल है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी उन्होंने एश्योरेंस दी थी कि वो फुली अवेलेबल है। आई डोंट नो क्या वजह हुई जिसकी वजह से उन्होंने अपना नाम पुल आउट कर लिया, बट ऑब्वियसली वो कहते हैं ना कि हर काम में अल्लाह की बेहतरी होती है, जिस तरह आपने भी कहा। तो राशिद का तो लाइक अ ड्रीम कमिंग ट्रू। एनी गिवन डे राशिद खान तो मेरी लिस्ट में नंबर 1 होंगे दुनिया में, कहीं पे भी मैं अगर हूँगा तो। मैं तो इससे ज्यादा बेहतर तो मैं कोई ड्रीम कर ही नहीं सकता था। तो जो वो डिसअपॉइंटमेंट हुई, वो अल्लाह ने राशिद की सूरत में उसको ओवर कंपनसेट कर ओवर दिया। कर अब मैं आपको मजे की बात बताता हूँ। जब हर ब्रांड की ना, हर कंपनी की या ब्रांड की एक अपनी फिलॉसफी होती। जब हमने कलंदर नाम रखा था ना, तो उस वक्त भी काफी हमारे पे तनकीद हुई थी कि ये कोई नाम है, ये क्या नाम है कलंदर। आ, फिर जब हमने ग्रास रूट पे काम करना शुरू किया, तो लोगों ने कहा कि यार तुम पागल हो, तुम्हें तो सेलिब्रिटीज लेके आने चाहिए, शोबिज से लोग लेके आओ, इधर से ये एक्ट्रेसेस ले लो, इधर से ये कर लो। बिल्कुल ठीक है, ये उनका फोटे है। हमारा जो थॉट है वो ये है कि दिस इज अ कॉमन मैन ब्रांड, ये आम लोगों का ब्रांड है। कुछ लोग अपने ब्रांड को खवास के लिए बिल्ड करते हैं, अच्छी बात है। हम अपने ब्रांड को आम इंसान के साथ जोड़ना चाहते हैं, और वो हम मेरा ख्याल में काफी हद तक कामयाब रहे। आप तीनों की सूरत में मुझे नजर आ रहा है। ये आप लोग हमारे लिए जो हो ना, उन उस सेलिब्रिटीज हो, हमारे लिए हमारे कॉमन मैन सेलिब्रिटी, ये ब्रांड की फिलॉसफी है, एंड दिस इज व्हाट वी बिलीव इन। तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, जो गाने का था, अच्छा गाना हमने बना लिया है, इब्रार ने गा लिया, बड़ा अच्छा खूबसूरत गाना गाया। अब उस वक्त हम क्वारंटीन में जा चुके थे जब तक गाना रेडी हो। अब उसका वीडियो शूट का टाइम भी नहीं था। हमने नहीं किया कि हमने कैमरामैन टीम बाहर से बुला के शूटिंग करवा लें। हमने कहा यार वो थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि चैलेंज होगा, प्रोटोकॉल, रिस्क, कोविड फैक्टर अक्सर ये नहीं करते। तो हमारी जो सोशल मीडिया टीम है, उनको मैंने कहा कि यार इसकी हमें गाने की शूटिंग करनी है, और आई आई होप कि आपको वो मौका मिले आने वाले दिनों में। हमने एक बिहाइंड द सीन उसकी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई है, और वो जब वो आप देखोगे ना, वो लोग तो वो जो खवास है शायद उनको पसंद नहीं आएगी, लेकिन जो आम लोग हैं ना उनको बहुत पसंद आएगी। उसमें नेचुरल है सब, जैसे वो दिलबर ने ऐसे ऐसे गर्दन की है, वो बताता है कि उसने क्यों की है। फिर सोहेल ने एक थप्पड़ भी मारा है किसी को, वो भी है उसके अंदर। जिशान अशरफ की केस भी है, और बहुत सारी चीजें उसके अंदर है। वो हम इंशाल्लाह भी रिलीज करेंगे आने वाले दिनों में। तो मकसद सिर्फ ये था कि पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट हो रही है, कोविड है, बड़ा सीरियस है, हर बंदा डरा हुआ है। हम एक लोगों को एक तफरीह देना चाहते थे। हमारा मकसद किसी की तहजीक करना नहीं था। वो जो प्लेयर्स भी थे, वो लोगों को एंटरटेन करने के लिए कह रहे थे, और पाकिस्तान का एक इमेज देना था कि जो पाकिस्तान में क्रिकेट हो रही है वो फन है। हमने उनको कैद नहीं रखा हुआ, हमने उनको जेल में नहीं रखा हुआ, ताकि ये मैसेज पूरी दुनिया को जाता है। अब हमारे यहाँ जो थोड़ी एलीट क्लास है, उनको वो सर्टन सेलिब्रिटीज चाहिए होती हैं, सर्टन कैटेगरी चाहिए होती है, अदरवाइज वो हिट नहीं होता गाना। ये जो सॉन्ग था ना, ये आप जैसे फैंस के लिए है, ये उस एलीट के लिए नहीं है जिनको
शायद सेलिब्रिटीज वो वाले चाहिए हो, हमारे लिए आप सेलिब्रिटीज हो। और मैंने आपको ब्रांड की फिलॉसफी भी बता दी। अगर हम इस ब्रांड के लिए आम लोग सेलिब्रिटी ना होते तो हारिस रऊफ, दिलबर हुसैन, माज खान, फैजान, सोहेल अख्तर कभी भी ना आते। वो भी पाकिस्तानी बच्चे हैं। वो मतलब किसी मुल्क से नहीं आए, वो पाकिस्तान के बच्चे हैं और आम आदमी हैं, आम कॉमन लोग हैं। उनको आपने हारिस की सूरत में देखा कि वो एक सेल्समैन था। क्रिकेट हार्डबॉल से जो छोड़ो, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो हार्डबॉल से खेलेगा। और आपके सामने ही है, लाहौर कलंदर ने एक बंदे को सड़क से उठा के पाकिस्तान का सुपरस्टार बना दिया। ये बहुत बड़ी बात है मेरा ख्याल। इसमें एक और ऐड करूंगा, हमने इवन जो लिरिक्स भी था उस गाने का उस पर भी गौर करें तो हमने ये बात नहीं की कि हम लाहौर के हैं, जैसे दूसरी फ्रेंचाइजीज या इवन पीसीएसएल की नहीं, ओवरऑल दुनिया में बात करते हैं वो अपने अपने आप में ही रहते हैं कि हम इस्लामाबाद के हैं तो हम इस्लामाबाद को ही बढ़ा चढ़ा। हमने बात की है कि तुम जीतो या हम जीते हैं, जीतेगा पाकिस्तान। हमने जो बात की है वो पाकिस्तान की है। लोरगंज का शुरू से यही रहा अब है ये कि देखो ना बात फखर, पाकिस्तान की करते हैं। ये सॉरी फखर आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन देखो ये आपने जो बात की है ना, ये मेरा रिवॉर्ड है, ये हमारा रिवॉर्ड है। क्योंकि हम मेरे आपसे तो कभी बात नहीं की कभी, ये हमारी फर्स्ट टाइम बात हो रही है। आपका कोई मीडिया से ताल्लुक भी नहीं है। आप एक आम कॉमन पाकिस्तानी हो ना, एक जी। फैन हो। आप देखो आपकी जो ये इंटेलेक्ट नॉलेज है, जो जो समझ है, जो बात हम करना चाह रहे थे, वो अगर आप तक पहुंच गई है तो हमारा मकसद पूरा हो गया। हाँ, 19 मेंबर्स तो रखे हुए हैं स्क्वाड में। कुछ रिजर्व प्लेयर्स भी साथ लेके गए हुए हैं अबू धाबी। एक तो हमने वो सेल्फी देखी थी कर्नल जाहिद की, वो तो मुझे लग रहा है रिजर्व प्ले में होंगे हमारे साथ। और भी कोई नाम अगर आप शेयर करना चाहें। जी, एक जाहिद है और उस्मान, वो जो हमारे मिर्जा हैं जिन्होंने डेब्यू भी किया था पहले मैच में, सही। सलमान मिर्जा, लेफ्ट आर्म सलमान बॉलर। और फिर फैरुद्दीन है। वो एक बड़ा एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट है। हम उनके साथ पिछले एक साल से काम कर रहे हैं। प्लेऑफ्स में भी वो हमारे साथ थे, फिर इस सीजन के शुरू में भी हमारे साथ थे, लेकिन वो रिजर्व में है। वो एक ऐसा टैलेंट है जो यूनिक है, और ऑब्वियसली उनको हम अर्ली लॉन्च नहीं कर सकते क्योंकि वो भी रेडी नहीं है उसके लिए। लेकिन जो उनमें स्किल्स है, ही विल बिकम वन ऑफ द प्रॉब्ली द बेस्ट बॉलर, चाइनामैन बॉलर है। नाइस। ग्लिम्पसेस हमने तो देखे थे कर्नल जाहिद जो जाहिद है, के टी10 लीग में। आ, जाहिद जो है वो ऑब्वियसली जब उसको टी10 पे प्लेटफॉर्म मिला तो उसने काफी इम्प्रेस किया हम सबको, और हमारे साथ काफी देर से है वो। अब वो अपनी गेम में मजीद निखार लेके आ रहे हैं। तो ही विल टच 150 प्लस स्पीड। अब आप ये देख लें कि अगर लाहौर कलंदर्स टी10 में कर्नल जाहिद को, उनको सारे कर्नल जाहिद ही कहते हैं, वो कर्नल नहीं है, नाम उनका कर्नल जाहिद है। तो अगर मौका ना देते तो किसका नुकसान होता? पाकिस्तान। पाकिस्तान के बच्चे का नुकसान होता ना। और फिर इवेंचुअली अगर वो परफॉर्म कर जाते हैं और अपने आप को मेहनत जारी रखते हैं और इवेंचुअली हारिस रऊफ की तरह पाकिस्तान खेलते हैं, तो किसका फायदा होगा? पाकिस्तान। पाकिस्तान का। लाहौर कलंदर तो फिर छोटी चीज होगी ना, हम्म। मेन फायदा तो पाकिस्तान का। दानियाल से और रिवर्सिंग एक्सपेक्टेशन की है बात वो की। टी10 का जो हाँ, उन्होंने पहली बॉल खेली थी उसमें पहली बॉल पे उन्होंने सिक्स मारा था और स्ट्रेट सिक्स मारा था, स्टेडियम वो से बाहर पहुंचाई थी। वो मैं आपको बताऊं, उनको हमने साइड मैचेस जो पहले थे वो भी खिलाए थे, उसमें हाँ उन्होंने जी। 50 भी किए। और वो तो मुझे थोड़ा शॉकिंग ये हुआ था कि हमारा कुछ मैचेस में जरूरत पड़ी थी, आई थिंक सेकंड मैच में या थर्ड मैच में पीएसएल इसी सीजन में। तो उसको नीचे थोड़ा भेजा गया था दानियाल को, उससे पहले हारिस को भी भेजा गया, शाहीन को भेजा गया। वो मुझे शॉकिंग लगा था कि दानियाल को थोड़ा पहले भेजना चाहिए था अगर आप खेल में हैं। आप देखो, अभी जब आप यंगस्टर होते हो ना, तो नए होते हो टीम के अंदर, तो आपको एकदम आपने एक तरह से ना प्लेयर को ग्रूम करना होता है, उसको बर्बाद नहीं करना होता। आपका मकसद ये होता है कि प्लेयर को कॉन्फिडेंस दे, आहिस्ता 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 आहिस्ता। अगर आपको एक अच्छा प्लेयर मिल गया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको इमीडिएटली इम्तिहान में डाल दें। वो आप उसके साथ ज्यादती करेंगे, जिस तरह फैजान की मिसाल ले लें। और ये आप अगर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री दें तो वो क्या करते हैं। माइकल क्लार्क आप सबको याद होगा, अब आपकी दौर में ही खेले। उनको उनका शुरू में डेब्यू कहाँ पे था? छठे नंबर पे खेलते थे वो। बेतहाशा मिसालें हैं, वो उधर से छठे नंबर से खिलाते हैं, फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस देते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेके आते हैं। इसी तरह दानियाल है, वो एक यंगस्टर है, इमर्जिंग खेल रहे हैं, उनके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर कोई नहीं है। और जब टीम को राइट लगेगा कि वो रेडी है, उनको डेफिनेटली चांस दिया जाएगा।
समीर भाई, आपने स्ट्रेंथ की बात की थोड़ी देर पहले। हमारी स्ट्रेंथ यकीनन फास्ट बॉलिंग हमारी जो है, शहीन है, हारिस हैं, दिलबर हैं, अहमद दानियाल हैं, इसमें से कोई भी ऐसा फास्ट बॉलर नहीं है जिसको आप बेंच कर सकें। और यासिर तो यकीनन है ही, वो तो किसी भी कॉम्बिनेशन में हमारे साथ होंगे। तो क्या यूएई की कंडीशन देखते हुए, अबू धाबी की कंडीशन देखते हुए, इन फास्ट बॉलर में से किसी को बिठाकर आपको स्पिनर ऐड करना चाहेंगे, या अपनी जो स्ट्रेंथ है फास्ट बॉलिंग की उसको बैक करेंगे? देखो, अगेन वही बात आ जाती है कि जब आप टीम चला रहे होते हैं या सिलेक्शन कर रहे होते हैं या आप मैच से, यू कांट अफोर्ड टू बी इमोशनल कि मुझे ये पसंद है मैं ये कर दूं। ऐसे नहीं होना चाहिए। ऐसा हो जाता है लेकिन होना नहीं चाहिए। लेसन हमने जो हिस्ट्री से यही सीखा है कि अपनी हिस्ट्री से, कि चीजों को मेरिट पे करें, इमोशनल ना हो। पांच दफा मुझे फॉर एग्जांपल अगर दिलबर बहुत पसंद है तो मैं कहूँ कि वो टीम मेरी बेशक ऊपर नीचे हो जाए, मैं दिलबर को खिला दूं, ये गलत स्ट्रेटजी। इससे बचना चाहिए। तो जो भी होगा, जो भी हम फाइनल आउटकम बनाएंगे, उसमें कुछ चीजें देखनी होंगी। नंबर 1, विकेट की सूरत हाल क्या है, क्या वो स्पिनिंग विकेट है, क्या वो फास्ट विकेट है, ऑपोजिशन जो है उसके प्लेयर्स की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है, क्या वो स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं या वो लेफ्ट आर्म से थोड़े वीक है, या ये सारी चीजें देख के फिर आप ये देखते हैं कि मैं अपनी बैटिंग और बॉलिंग को बैलेंस करूं। ये ना हो कि ज्यादा बॉलर डाल लूं और बैटिंग शॉर्ट हो जाए, या ज्यादा बैट्समैन डाल लूं और बॉलिंग शॉर्ट हो जाए। तो जो ये सारी स्ट्रेटजी होती है ना, इसी के लिए आपका वो पूरा थिंक टैंक होता है। आकिब भाई हैं या बाकी कोचेज हैं, ये जब बैठते हैं एनालिस्ट, तो फिर हर पहलू पे डिस्कशन होती है और उसके बाद फिर एक टीम बनती है, जो कि हो सकता है आपको ना पसंद आए, लेकिन उसके बिहाइंड कोई ना कोई लॉजिक या थॉट जरूर होती है। जीत जाए टीम तो सबको अच्छी लगती है, हार जाए तो लगता है कि ये बिल्कुल ही पागल है, इनको कुछ पता नहीं है। इनसे बेहतर मैं टीम बना लूंगा। सही बात। स्मिथ भाई, पिछला जो हम इनिशियल ड्राफ्ट हुआ था उसमें हमने राशिद खान को पिक किया था और हमें पता था कि वो 2 मैचेस के लिए ही अवेलेबल होंगे। तो हमने उनकी जो रिप्लेसमेंट दी थी वो संदीप लमीचा ने वो काफी लेट ली थी। 2 मैचेस हमारे गुजर चुके थे, तो हमें वो 5वें मैच से अवेलेबल होना था। तो ये हमने पहले क्यों नहीं रिप्लेसमेंट उनकी फाइनल कर ली थी कि जैसे ही राशिद खान जाते तो हमें संदीप लमीचा ने अवेलेबल हो जाते। उनकी वैसे जरूरत तो नहीं है, ऐसे पड़ी कर रहे थे। नहीं, मैं आपको बताता, हम कोशिश कर रहे थे कि राशिद रुक जाए। ये इसलिए लेट लिया। वो उनका वीजा नहीं लगा था, तो हमारी ख्वाहिश भी थी और कोशिश भी थी कि काश वीजा ना लगे और राशिद ना जाए और मैच खेल ले। समीर भाई, कोई लास्ट पैगाम देना चाहिए फैंस के लिए और प्रिपरेशन किस तरह चलती है उस बारे में थोड़ा? यार, मेरा सिर्फ एक ही आप लोगों से थैंक यू वेरी मच। मुझे यकीन मानो आज आप लोगों के साथ इंटरव्यू करके सबसे ज्यादा मजा आया। मैंने अभी जितने भी इंटरव्यू दिए, मुझे सबसे अच्छा ये इंटरव्यू लगा है। उसकी वजह यह है कि ये आप वो लोग हो जिनके लिए ये ब्रांड है। और जब मैंने ये देखता हूँ कि जो हम काविशें करते हैं, कोशिशें करते हैं, आप लोग उस मैसेज को समझ पाते हो, तो इससे बड़ा रिवॉर्ड हमारे लिए कोई नहीं हो सकता। स्पेशली वो जो गाने पे आपने मुझे बताया और वो फीडबैक दी, वो मेरे लिए बहुत एक कह लें कि एक ऑनर है कि क्योंकि जब हमने गाना बनाया था और ये सारा कुछ किया था तो ये हमारे दिमाग में था। अब वो हमारे दिमाग से आपके दिमाग में बातचीत के अलावा गया, ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी सक्सेस। तो थैंक यू वेरी मच। प्लीज कंटिन्यू टू सपोर्ट लाहौर कलंदर, और जो हमारे से गलतियां और जो कोताहियां हम करते रहते हैं, आप अपनी फीडबैक जरूर दें। आपकी फीडबैक से हम सीखते भी हैं और उसको कभी भी इग्नोर नहीं करते। बिल्कुल, ये हमें पता ही है। ऑलमोस्ट तकरीबन फैंस हम साकिब भाई भी जैसे हैं, फैंस वगैरह सारे जो लोग के मेन फैंस हैं, आपसे बातचीत होती रहती है और बताते रहते हैं कि पहली पिक है तो आप इसको प्रेफर करें, हमारी ख्वाहिश ये है। इवन राशिद खान की भी जब प्रेफरेंस होनी थी तो तमाम फैंस चाहते थे कि राशिद खान है तो राशिद खान को पहले पिक किया जाए। फिर आप ऑनर भी करते हैं हमारी उस बातचीत का। नहीं, डेफिनेटली यार, आप लोगों का नॉलेज अच्छा है, आप लोगों की पैशनेट हो। देखो, एक इंसान कभी भी कंप्लीट नहीं होता, एक टीम हमेशा कंप्लीट होती है। तो आप हमारी टीम हो। बिल्कुल ऐसे ही। थैंक यू फखर। इंशाल्लाह आप दुआ करो, रिजल्ट्स भी अच्छे आए इंशाल्लाह। अबू धाबी हमारा लकी तौर स्टेडियम है, ऑलरेडी हम जीत चुके हैं इधर टूर्नामेंट और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस बार ये ट्रॉफी उठाएंगे PSL की। थैंक यू वेरी मच सुमीत साहब, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। हो कलंदर जिगड़ हमारे, कलंदर फेफड़े, कलंदर दिल में बसते, चीड़ के देख ले। हो कलंदर जिगड़ हमारे, कलंदर फेफड़े, कलंदर दिल में बसते।